हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। जैसा आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से डीएमएलटी, बीएमएलटी और जितने भी लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग लैब टेक्नीशियन के बेस्ट एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ ये एमसीक्यू किस किस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी आपके एम्स लैब टेक्नीशियन के एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये एमसीक्यू। साथ में आपका जो पीजीआई लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है और हाल में जो आपका पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी एमसीक्यू बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। साथ में आपके एनएचएम लैब टेक्नीशियन एग्जाम, चाहे आप यूपी एनएचएम की बात करें, चाहे आप एमपी एनएचएम की बात करें, या किसी अदर स्टेट के एनएचएम एग्जाम की बात करें, सभी एनएचएम लैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं बात करूं स्टेट एग्जाम यानी कि स्टेट लैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, तो ये भी बेस्ट एमसीक्यू यहाँ पे होने वाले हैं। चाहे आपका वो यूपी लैब टेक्नीशियन हो, एमपी का व्यापम ग्रुप 5 हो, या फिर हाल में जो आपका दिल्ली बोर्ड होने वाला है, यानी दिल्ली बोर्ड से जो आपका लैब टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आपके एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स पहले एमसीक्यू की यहाँ पे बात करूंगा तो पहला एमसीक्यू कुछ आपका इस प्रकार से है, करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई आर डॉट डॉट। यानी कि अगर मैं कोकाई के रिगार्डिंग बात करूंगा तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो चलिए सबसे पहले मैं कोकाई के रिगार्डिंग सभी ऑप्शंस को देखता हूं। तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया है, कोकाई आर स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, तो सही बात है भाई। जो आपके कोकाई होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, कोकाई प्रेजेंट इन चेन इज नोन एज स्टेप्टोकोकाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कोकाई है अगर ये आपके किसमें प्रेजेंट हो, अगर ये आपका चेन में प्रेजेंट हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्टेप्टोकोकाई कहते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कोकाई के रिगार्डिंग तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कोकाई प्रेजेंट इन द शेप ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज स्टेफाइलोकोकाई। यानी कि अगर जो आपके कोकाई हैं अगर ये कोकाई की शेप में है, अगर ये ग्रेप्स के शेप में लगे हुए हैं तो इनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके ये स्टेफाइलोकोकाई हो जाते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे राइट आंसर कौन गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी गया। यानी कि जो कोकाई के रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शन दिए हैं चारों के चारों ऑप्शन क्या है, आपके करेक्ट हैं। कोकाई जो है आपका क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। जो कोकाई चेन के शेप में लगे होते हैं उनको हम स्टेप्टोकोकाई कहते हैं, और जो कोकाई ग्रेप्स के लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। इसी की अगर मैं बात करूं डिप्लोकोकाई क्या होता है, तो आपके जब कोकाई दो हो जाते हैं तो वो आपकी डिप्लोकोकाई कहलाती है। ठीक है, अगर सिंगल फॉर्म में तो ध्यान रखना इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कोकस कहते हैं, और जब ये डबल हो जाते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिप्लोकोकाई कह देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, डिप्लोकोकाई कह देते हैं। ठीक है, तो कोकाई आपका सिंगुलर नहीं है, जो कोकस शब्द है आपका ये सिंगुलर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है, और सेकंड नंबर का एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से है, रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड ए कंटेन विब्रियो कॉलरी इज। यानी फ्रेंड्स ये प्रश्न ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक स्टूल का सैंपल है और इस स्टूल सैंपल को हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और जब हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो हमें एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की रिकमेंड होगी यानी आवश्यकता होगी। लेकिन ये कह रहा है कि जो हमारा स्टूल है इसमें हमें लग रहा है कि सस्पेक्टेड है विब्रियो कॉलरी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारा स्टूल है इस स्टूल में विब्रियो कॉलरी के जो स्पेसिमेन है वो मिले हुए हैं, और हमें इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो हम किस ट्रांसपोर्ट मीडियम को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि जो हमारा स्टूल सैंपल है इस स्टूल सैंपल में हमें लग रहा है कि जो विब्रियो कॉलरी है, ये विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया यहाँ पे विद्यमान है, तो हमें अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो हमें इसमें किस प्रकार के मीडियम की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके लिखे हैं, बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन मीडियम, दूसरा आपका है वेंकट रमन, ठीक है, रामन कृष्णन मीडियम, यानी इसको हम बीआर मीडियम के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा आपका है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, और चौथा आपका क्या है, ब्लड अगार। तो फ्रेंड्स अब आपको बताना होगा कि स्टूल स्पेसिमेन को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है और अगर आपको लग रहा है कि ये सस्पेक्टेड है विब्रियो कॉलरी से, तो कौन सा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडियम लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो लेंगे वो आपका बीआर मीडियम हो जाएगा, क्या आपका, ठीक है, वेंकट रमन रामन कृष्णन मीडियम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन मीडियम में क्या लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूंगा बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन मीडियम में, तो ये आपका ठीक है बेस्ट होता है आपके किसके लिए, आपके साल्मोनेला के लिए। ठीक है, किसके लिए आपका हो जाता है बेस्ट, साल्मो
नेला के लिए आपका बेस्ट हो जाता है। दूसरा अगर बात करेंगे सिजेला के लिए आपका बेस्ट हो जाता है। किसके लिए? आपका सिजेला के लिए। और आपका एक ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई के लिए आपका क्या हो जाता है, ये बेस्ट हो जाता है। ठीक, तो आपको क्या समझ में आया कि बफर्ड गेस्टाल्ट सैलाइन मीडियम साल्मोनेला के लिए, सिजेला के लिए और ई कोलाई के लिए बेस्ट है। विब्रियो कॉलरी के लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में बेस्ट नहीं है। ठीक है, विब्रियो कॉलरी भी यहाँ पे ध्यान रखना और साथ में एक और यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, विब्रियो कॉलरी हो गया, स्नेरिया हो गया, ठीक है, ठीक है, एर्सिनिया हो गया और आपका एक हो जाता है क्या, कैम्पिलो, ठीक है, कैम्फिलोबैक्टर। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया जो आपके हैं ये, ठीक है, दो ये हो गए और आपका एक विब्रियो कॉलरी। इन दोनों तीनों को हम क्या बफर्ड गेस्टाल्ट सैलाइन मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक बात और याद रखना कि जो आपकी विब्रियो कॉलरी, ठीक है, अगर विब्रियो कॉलरी को आपको क्या करना हो, अगर आपको विब्रियो कॉलरी को आइसोलेट करना हो बच्चे, ठीक है, अगर इसको आइसोलेट करना हो या फिर कह सकते हैं इसको ग्रोथ करना हो, ठीक है, हाँ ठीक है, अगर इसको ग्रोथ कराना हो तो इसमें कौन सा मीडियम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, TCBS मीडियम का उपयोग करते हैं। क्या? TCBS मीडियम का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि TCBS मीडियम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, T फॉर हो जाता है आपका थायोसल्फेट, C फॉर हो जाता है आपका साइट्रेट, B फॉर हो जाता है आपका बाइल, ठीक है, साल्ट अगार। ठीक है, तो क्या हो गया आपका थायोसल्फेट, साइट्रेट, बाइल, साल्ट, अगार, यानी कि TCBS। ये TCBS जो आपका कल्चर मीडिया है, इस प्रकार के कल्चर मीडिया का जो उपयोग है हम विब्रियो कॉलरी को क्या करते हैं, आइसोलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप क्या लेंगे, BR मीडिया लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली फीकस मैटर से या फिर स्टूल मैटर से आपको क्या करना है, ग्रोथ कराना है, आइसोलेट करना है, तो यहाँ पे ज्यादातर आप TCBS मीडियम का उपयोग कर लेते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप BR मीडियम का उपयोग और साथ में आपका TCBS दोनों मीडियम का उपयोग कर सकते हो फॉर विब्रियो कॉलरी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है और 3rd नंबर का MCQ क्या कह रहा है, 3rd नंबर का MCQ कह रहा है कि ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एन एरिया ऑफ इन ड्यूरेशन ऑफ, यानी कह रहा है कि अगर मैं बात करूं ट्यूबरकुलिन टेस्ट की, तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट की पॉजिटिविटी है वो कितने एरिया पे हम इसको पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न है कि जो आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है आपका, ठीक है, माउंटेक्स टेस्ट। ठीक है, क्या हो जाता है आपका माउंटॉक्स टेस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं। और ये जो आपका माउंटेक्स टेस्ट है ये कितने इन ड्यूरेशन पे ये पॉजिटिव देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं कि लेस देन 5 mm है, ठीक है, अगर उसकी जो ड्यूरेशन है अगर 5 mm से कम है तो ये आपका क्या होती है, ये आपका निगेटिव होता है। क्या होता है आपका, ये आपका निगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अगर मैं बात करूंगा 6 to 9 mm, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कह देंगे, पार्शियली पॉजिटिव कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, पार्शियली पॉजिटिव इसको कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो 6 से लेकर 10 mm के बीच में इंड्यूरेशन होता है, इसमें कभी कभी हम पॉजिटिव भी करते हैं और कभी कभी हम निगेटिव भी देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मरीज की हालत क्या है। ठीक है, क्या उसको और कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर HIV वगैरह का इन्फेक्शन हुआ होगा तो जो ड्यूरेशन आएगा, ठीक है, वो आपका 5 to 10 के बीच में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है और उसकी अगर आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर रहे हो तो आपका 10 mm से एबव जाएगा। ठीक है, 10 mm या फिर 10 mm से क्या जाएगा, आपका एबव जाएगा, तो यही आपका क्या कहलाता है, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव इसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका C इज द राइट आंसर जाएगा अगर इस प्रश्न के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक, और अगर मैं बात करूं कि जो आपका माउंटेक्स टेस्ट या फिर आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव क्या है, तो कई सारे फॉल्स पॉजिटिव है। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि BCG के केस में क्या फॉल्स पॉजिटिव होता है, तो हाँ भाई, BCG अगर किसी को लगा हुआ है, BCG का टीका लगा हुआ है, तो कभी कभी आपका जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो क्या देता है, फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे टेस्ट दे देता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पे और चीज बात करूँ कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट में हम क्या उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो PPD, यानी कि PPD का मतलब क्या हो जाता है, प्यूरिफाइड। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, प्यूरिफाइड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन डेरिवेशन, ठीक है, हाँ डेरिवेटिव। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें बच्चे, अरे यार एक मिनट बच्चों, ऐसे रुकिएगा। और ये ठीक है, आप पेन का यूज करेंगे, ओके। तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका PPD यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन
डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, डेरिवेटिव। ठीक है, सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप यूज क्या करते हो, तो ठीक है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव सोल्यूशन यहाँ पे उपयोग करते हो, जो आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कह भी सकते हो कि ये आपके जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं से यहाँ पे हम इसको तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या जाएगा, आपका राइट नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है, और 4 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि टेम्परेचर रेंज यूज फॉर ऑटोक्लेविंग इज, यानी कि जो ऑटोक्लेविंग की प्रक्रिया है, इस ऑटोक्लेविंग की प्रक्रिया में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, टेम्परेचर का रेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो आपकी ऑटोक्लेविंग की प्रक्रिया है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, वो आपके स्टरलाइजेशन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, आपकी निर्जीवीकरण या फिर कह सकते हो स्टरलाइजेशन के अंतर्गत आती है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है किसी भी माध्यम से, किसी भी सरफेस से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और साथ साथ में उनका जो स्पोर है उनको रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जीवीकरण या फिर आपका स्टरलाइजेशन कहलाता है। जो हमारा स्टरलाइजेशन होता है कई भागों में बटा होता है, लेकिन एक भाग आपको यहाँ पे पढ़ना है मॉइस्ट हीट के बारे में। किसके बारे में, मॉइस्ट हीट के बारे में आपको यहाँ पे समझना है। अगर मैं बात करूंगा मॉइस्ट हीट, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि मॉइस्ट के हीट के द्वारा हम क्या कर रहे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे होंगे। ठीक है, और ये आपका जो मॉइस्ट हीट है ये भी फर्दर आपके 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका क्या हो जाता है, पहला आपका हो जाता है पास्चुराइजेशन। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, पहला आपका हो जाता है यहाँ पे पास्चुराइजेशन। और अगर यहाँ पे बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा आपका क्या हो जाता है, टिंडलाइजेशन। क्या हो जाता है आपका, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पे टिंडलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, टिंडलाइजेशन। और तीसरे की अगर मैं बात करूंगा, तीसरा जो आपका यहाँ पे हो जाता है ऑटोक्लेविंग। क्या हो जाता है आपका, ऑटोक्लेविंग। ठीक, क्या हो जाता है आपका, ऑटोक्लेविंग, जिसको आपको यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के अंतर्गत मॉइस्ट हीट, और मॉइस्ट हीट आपका 3 भागों में बटा होता है, पास्चुराइजेशन, टिंडलाइजेशन और आपका ऑटोक्लेविंग। पूरे स्टरलाइजेशन के जो लेक्चर है हमारे चैनल पे यहाँ पे अपलोड है, ताकि आप उसको देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूंगा ऑटोक्लेविंग, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ ऑटोक्लेविंग, क्योंकि इसमें हमको और बहुत चीजें जाननी है। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग की अगर बात करेंगे तो ऑटोक्लेविंग में हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव। क्या कहते हैं, उसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। और ऑटोक्लेव की सबसे पहले जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, आपके चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स चैम्बर, ठीक है, लैंड के द्वारा किया गया था। चार्ल्स चैम्बर लैंड के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है कि जो ऑटोक्लेव मशीन है वो चार्ल्स चैम्बर लैंड के द्वारा इसके मशीन की खोज की गई थी। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूंगा कि इस इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो जैसे कुकर के समान आपका ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। जिसे कि आप क्या करता है, प्रेशर कुकर देखा होगा आपने कि उस पे आप हीट जब देते हैं तो एक भाप निकलता है, और भाप के द्वारा जो भी चीज आप पका रहे होते हैं वो पक जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस वाले कुकर में, यानी इस वाले ऑटोक्लेव में हमें चावल या फिर किसी भी भोजन को नहीं पकाना है। यहाँ पे हमको किसको पकाना है, इसमें हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकाना है, यानी उनको हम पका पका के मार डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इसकी टेम्परेचर क्या होती है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब ऑटोक्लेविंग की प्रक्रिया करेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, प्रेशर भी यूज करते हो। क्या यूज करते हो, प्रेशर भी यूज करते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर एक्चुअली में क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आपका प्रेशर हो जाएगा आपका 15 LBS हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 15 LBS, और जो टाइमिंग आपकी बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, वो आपकी 15 से 20 मिनट बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी आपकी 15 से 20 मिनट बनेगा। उसके बाद में अगर आप टेम्परेचर रख रहे हो 126 डिग्री सेल्सियस, कितनी 126 डिग्री सेल्सियस, तब आपका जो LBS होगा आप यहाँ पे यूज कर रहे हो कितना 20 LBS, और टाइमिंग आपकी कितनी हो जाती है, टाइमिंग हो जाती है आपकी यहाँ पे 10 मिनट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, और एक आपका हो जाता है 135 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपका जो LBS रहेगा यानी कि प्रेशर रहेगा आपका कितना रहेगा 30 LBS पे आप प्रेशर यूज करोगे, और टाइमिंग आपकी यहाँ पे घट के 3 मिनट हो जाती है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑटोक्लेविंग में केवल क्या पूछा था, आपका टेम्परेचर पूछा है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में क्या पूछ लेता है, कई बार आपके एग्जाम में टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी पूछ लेता है, तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं कि आपके 121 पे प्रेशर आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा यहाँ पे 15 LBS, और ये टाइमिंग आपकी हो जाएगी 15 से 20 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 15 से 20 मिनट हो जाएगा। 126 पे आपका कितना हो जाएगा 20 LBS हो जाएगा, 10 मिनट के लिए इसको करेंगे। और अगर 135 आपने डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर और 30 LBS ले लिया, तो आप 3 मिनट में इसको आप स्लाइज कर सकते हो। लेकिन प्रश्न आपका क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में केवल टेम्परेचर दिया हुआ है और साथ में टेम्परेचर के साथ साथ में, ठीक है, मिनट दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है।
तो पहला ऑटोक्लेविंग का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट और 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट और 121 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 30 मिनट दिया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई 30 मिनट वाला सही जाएगा या फिर आपका क्या जाएगा 15 मिनट वाला सही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 121 डिग्री सेल्सियस पे जो एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है और टाइमिंग माना जाता है, सॉरी मतलब 121 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका टेम्परेचर है इस पे जो नॉर्मल टाइम माना जाता है वो आपका 15 मिनट ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा। कहीं कहीं जगह पे आपको प्रेशर भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 एलबीएस अगर आप यूज कर रहे हो तो टाइमिंग आप 15 मिनट यहाँ पे आप 15 से 20 मिनट है आपका, तो 15 से 20 मिनट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सब पॉइंट्स जो आपके हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ऑटोक्लेव की खोज किसने की थी, चार्ल्स चैम्बरलेन के द्वारा की गई थी, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, हर एक स्टरलाइजेशन की एक प्रिंसिपल होती है कि किस बेस पे काम करता है। तो मॉइस्ट हीट का जो प्रिंसिपल हो जाता है कि जो बैक्टीरिया के कह सकते हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन होते हैं ये कागुलेज हो जाते हैं हीट के द्वारा। ठीक है, हीट के द्वारा, मॉइस्ट हीट के द्वारा ये कागुलेज हो जाते हैं या फिर कह सकते हो डीनेचुरेट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यहाँ पे किलिंग हो जाता है और ये पूर्ण रूप से स्टरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के सभी के सभी यहाँ पे क्या है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, माइक्रोबैक्टीरियम का कोई भी आपका स्पीसीज मतलब कि कोई भी आपका यहाँ पे ठीक है बैक्टीरिया हो माइक्रोबैक्टीरियम का, वो सभी क्या होती है एसिड फास्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट जाएगा। ठीक है, नोकॉर्डिया क्या है, नोकॉर्डिया की अगर बात करेंगे तो भी आपका ये एसिड फास्ट है, तो ये भी आपका क्या जाएगा मतलब कि एसिड फास्ट के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कह सकते हो गलत है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है एक को छोड़ के, तो एक को जो छोड़ा होगा वही आपका राइट जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का है आपका आइसोपोरा बेली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आइसोपोरा जो आपका बेली है ये भी एक प्रकार का क्या है आपका एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका क्या है पर्टिकुलरली प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, क्या है आपका भाई प्रोटोजोन पैरासाइट है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो आपका आइसोपोरा बेली है इसको हम क्या कहते हैं सिस्टो आइसोपोरा बेली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सिस्टो आइसोपोरा बेली के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, तो आपका स्टेफाइलोकोकाई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा और सभी ऑप्शन क्या जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है ना, क्या कह रहा है कि इनमें से सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है एसिड फास्ट हैं, बस केवल एक को छोड़कर। तो स्टेफाइलोकोकस को छोड़कर और सभी के सभी क्या है आपके एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूंगा स्टेफाइलोकोकाई का, तो ये क्या है आपका एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, क्या है आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई इसको कह सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का और 6 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। देखिए अगर फ्रेंड्स ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एंटीबैक्टीरियल एक्शन, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा जितने भी आपके एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं बैक्टीरिया को मारते हैं। अब बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं वो उनके ठीक है एक्शन पे काम करता है कि किस किस तरह से हमारा जो है एंटीबायोटिक एक्शन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ही प्रश्न पूछा गया कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो कैसे एंटीबैक्टीरियल है, किस एक्शन के द्वारा वो एंटीबैक्टीरियल का काम कर रहा है। ऑप्शंस आपका क्या दिया है, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के आधार पर ये काम करेगा, या फिर आपका सेल वॉल सिंथेसिस में इसको मतलब कि सेल वॉल के सिंथेसिस नहीं होने देगा, या फिर डीएनए के सिंथेसिस को रोकेगा, या फिर आपका प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकेगा। भाई जो हमारा एंटीबायोटिक क्या करता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समाप्त करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरिया को किल करेगा कैसे, उसके स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये देखिए जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर को ही ठीक खत्म करते हैं। अब किस स्ट्रक्चर को खत्म करेंगे वो उसके एक्शन पे बात आएगी कि उसका एक्शन कैसा है। ठीक है, तो पेनिसिलिन की अगर बात करेंगे तो वो क्या करता है ठीक है वो सेल वॉल सिंथेसिस क्या क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, जिससे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं और इन्फेक्शन वहां पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी पर्टिकुलरली पेनिसिलिन की। और भी आपके एंटीबायोटिक हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं कि वो किस तरह से अपना काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्लास दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे जो ये रेड रेड लिखे हुए हैं ये सब बताया गया है कि किस तरह से ये इनहिबिट करता है। पेनिसिलिन की बात करेंगे, पेनिसिलिन के अंतर्गत आपका पेनिसिलिन और एमॉक्सिलिन ये दोनों प्रकार के एंटीबायोटिक आते हैं। ठीक है,
सेफ्लोस्पोरिन्स की अगर बात करेंगे तो सेफ्लॉक्सिन आता है आपका, ठीक है, कैफ्लेक्स के नाम से भी आता है बाजार में, तो इसको भी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका, ठीक है, सेफ्लोस्पोरिन्स है, ये आप जो भी आपकी दवाइयां होती है ना उस पर आपको ये वर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है, ये आपका क्लास है, लेकिन क्लास के अंतर्गत आपका जो सेफ्लॉक्सिन है ये आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी दवाइयां होती हैं, दवाइयों की जो फार्मूला लिखा रहता है उस पर सेफ्लॉक्सिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा पेनिसिलिन्स की और आपका सेफ्लोस्पोरिन्स की, ये किस तरह से अपना काम करती हैं बैक्टीरिया पे, तो प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग सेल वॉल, यानी कि उसके सेल वॉल के ग्रोथ में क्या कर देती हैं, रुकावट डाल देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, इसीलिए जो हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो आपका रुक जाता है। दूसरा जो हमारा क्लास है सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड में आपका कोट्राइमेक्साजोल, ठीक है, जिसको आप जनरल में आप सेप्ट्रान कहते हो, सेप्ट्रान की अगर मैं बात करूंगा, और साथ में आपका फ्लोरोक्विनो, ठीक है, क्विनोलोन्स, इसकी अगर बात करूंगा तो इसमें आपका, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ये आपके फ्लॉक्सासिन आते हैं। और ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं भाई साहब, तो जो ऊपर का, ठीक है, सल्फोनामाइड है, ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, सेप्ट्रान आता है, वो किस तरह से काम करता है, इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस, यानी कि वो फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन की, तो ये किस तरह से काम करते हैं, ये भाई आपके इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया का फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आता है टेट्रा, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में आपका टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब आपका आता है, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आपका जेंटामाइसिन, कानामाइसिन आता है, ठीक है, और आपका ट्रेबोमाइसिन आता है। माइक्रोलिड, ठीक है, माइक्रोलाइट्स में या लिड्स कह सकते हो, इसमें आपका एरिथ्रोमाइसिन आता है और आपका एजिथ्रोमाइसिन आता है, ठीक। ये किस तरह से काम करते हैं, इनका एक्शन क्या होता है इन एंटीबायोटिक का, तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करते हैं ये, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, फर्दर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और जब बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो इन्फेक्शन वहां पे रुक जाएगा। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है इसमें ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के जो ड्रग्स है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो उनके भी एक्शन को आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ये एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया पे किस प्रकार का एक्शन करते हैं, जिससे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको 6 नंबर का प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है फ्रेंड्स, और 7 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि वायरुलेंस इन ठीक है, गोनोकोकस इज ड्यू टू, यानी कि जो गोनोकोकस है, गोनोकोकस में जो वायरुलेंस का काम कर रहा है वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो वायरुलेंस होते हैं एक्चुअली में काम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए जो हम लोग हैं, हम लोग क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है होस्ट क्या होते हैं, ह्यूमन होता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करते हैं। और पैथोजन क्या होते हैं भाई, आपके पैथोजन होते हैं या तो बैक्टीरिया होगा या तो आपका क्या होगा, वायरस होगा। तो जो बैक्टीरिया है जब होस्ट पे अपना वर्क करता है भाई, ठीक है, जब बैक्टीरिया पे क्या, जो बैक्टीरिया है जब होस्ट पे वर्क करता है तो क्या करता है, उसके डिफेंस मैकेनिज्म को ही समाप्त करता है, ओके, डिफेंस मैकेनिज्म को समाप्त करता है, जिससे फर्दर वो अपना ग्रोथ कर पाता है और हमारे अंदर बीमारी फैला पाता है। तो जो वायरुलेंस होते हैं या फिर कह सकते हैं वायरुलेंस जो फैक्टर होते हैं, वही फैक्टर क्या करते हैं, हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और हमको क्या होता है, बीमारी हो जाता है। तो वायरुलेंस क्या होते हैं, वायरुलेंस कह सकते हो या वायरुलेंस फैक्टर जो होते हैं वो हमारे होस्ट के जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करते हैं, या फिर कह सकते हो उसके स्ट्रक्चर में कुछ इधर उधर कर देते हैं, जिससे फिर क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, फेल हो जाता है, और फर्दर उनका ग्रोथ होने लगता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जो गोनोकोकस है, गोनोकोकस में वायरुलेंस का काम कौन करता है, तो पीली है, सेल मेम्ब्रेन है, इट्स, ठीक है, सेलुलर लोकेशन है, या फिर आपका साइक्लिक एंजाइम है। तो अगर मैं बात करूंगा 7 नंबर के राइट आंसर की, तो 7 नंबर का जो राइट आंसर वो आपका क्या हो जाएगा, पीली हो जाएगा, ठीक है। तो गोनोकोकस में जो वायरुलेंस का काम है वो कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक आपने पढ़ा था आईजीए प्रोटियोज, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, इसमें भी एक तरह सा जो आईजीए प्रोटियोज है वो भी एक प्रकार से वायरुलेंस का काम करता है। अब आपको यहाँ पे समझना है आईजीए प्रोटियोज क्या होता है, तो फर्दर लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है, और 8 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर ट्रू अबाउट नाइजीरिया गोनेरिया एक्सेप्ट, यानी कि फॉलोइंग कैरेक्टर जो दिए गए हैं वो सभी के सभी सही हैं केवल एक को छोड़कर।
तो चलिए फ्रेंड्स सभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और पता करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नाइजीरिया गोनोरिया के लिए राइट नहीं है। पहला जो आपका ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, तो भैया ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया क्या है आपका ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये ऑप्शन आपका राइट नहीं जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन में एक आपका ये सही राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद में नाइजीरिया गोनोरिया की बात करेंगे तो नॉन मोटाइल डिप्लोकोकाई है, तो बिल्कुल भाई ये आपका डिप्लोकोकाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर सी नंबर का ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, हाँ भाई नाइजीरिया गोनोरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपका राइट है। तो इसमें राइट क्या नहीं है, राइट आपका यहाँ पे जाएगा डी नंबर का। ठीक है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन, यही आपका राइट है और यही आपका ठीक है क्या है, इसका एक करेक्टर नहीं है। ठीक, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है क्या नाइजीरिया गोनोरिया, नहीं भाई एयरबॉर्न नहीं है। अगर मैं बात करूंगा ये क्या है, तो आपका ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, क्या है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, या फिर आप कह सकते हो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, क्या आपका नाइजीरिया गोनोरिया कैसे काज करेगा भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो गया, सेक्सुअली आपका ट्रांसफर होगा और साथ में आपका कह सकते हो सेक्सुअली डिजीज है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके, यानी कि हवा के द्वारा ये आपका ये फैलता नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया क्या करता है, तो आप सभी को पता है कि गोनोरिया काज करता है, क्या काज करता है भाई, ठीक है गोनोरिया काज करता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक, जो कि आपका क्या कह सकते हो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और नाइजीरिया गोनोरिया किस प्रकार का इन्फेक्शन काज करता है, तो एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को काज कर रहा होता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका क्या है, 9 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि इन इंडिया जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम मॉस्किटो ऑफ द, यानी कि कह रहा है कि जो जापानी बी इंसेफ्लाइटिस है, ठीक है, जो आपका जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस है, आपके इंडिया में सबसे पहले किस मॉस्किटो के द्वारा आइसोलेट किया गया था। ठीक है, यानी कि इसको जब आइसोलेट किया गया तो सबसे पहले इंडिया में किस मॉस्किटो के द्वारा इसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, पहला आपका क्या है क्यूलेक्स, ठीक है, टेट्रेओ हाई, ठीक है टेट्री हाइरोक्यूस, या फिर आपका क्यूलेक्स एनु, ठीक है एनुलिरोस्टिस, या फिर आपका क्यूलेक्स बिश्नोई, या फिर आपका ननाब्दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस आपके इंडिया में क्यूलेक्स बिश्नोई मच्छर के द्वारा क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए इज द सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्यूलेक्स बिश्नोई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा अगर ये पूछेगा कि सबसे पहले आपके इंडिया में जो आइसोलेशन है, ताकि जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस का आइसोलेशन है किस मच्छर से किया गया, तो क्यूलेक्स बिश्नोई के द्वारा किया गया। अगर इस तरह से प्रश्न पूछे कि जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस का, ठीक है, पैथोजन कौन सा होता है, तो आपका क्यूलेक्स, ठीक है टाइटेरियो, ठीक है टाइटेरियो राइट क्यूकस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है टाइटेरियो हाइनिजस, ठीक है इसका नाम है पूरा भाई, स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, क्यूलेक्स ट्राई, ठीक है टाइक्यूरिस हाइनस, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, इसका ये पैथोजन है, पर्टिकुलरली एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। लेकिन अगर आइसोलेट आपके इंडिया में कहां से किया गया था, तो क्यूलेक्स बिश्नोई के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है, और 10 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन द एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज एब्सेंट, यानी कि किस प्रकार के मलेरिया पैरासाइट में एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज एब्सेंट होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपके जो मलेरिया पैरासाइट इनकी जो साइकिल है, ठीक है लाइफ साइकिल है, दो तरीके से ह्यूमन में पूरी होती है, एक आपका ठीक है एरिथ्रोसिटिक स्टेज और आपकी होती है एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मलेरिया पैरासाइट में से कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसमें एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज एब्सेंट होता है, ऑप्शंस आपके हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम, ठीक है वाइबैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यही स्टेज है, यानी कि कह सकते हो मलेरिया पैरासाइट का यही एक ऐसा पैरासाइट है जिसमें ठीक है एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज नहीं होता है। और एक तरह से यहाँ पे ये भी याद कर सकते हो कि आपका जो सीजोंट स्टेज होता है, ठीक है क्या होता है आपका जो आपका सीजोंट स्टेज होता है, ये भी आपका यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्या होता है आपका एब्सेंट हो जाता है। तो दो तरीके से इसको समझ सकते हो, एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज एब्सेंट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में, और आपका जो सीजोंट स्टेज होता है वो सीजोंट स्टेज भी आपका एब्सेंट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे आपका छूट गया है, थोड़ा सा समझाना यहाँ पे ये है कि आपका जो जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये किसके अंतर्गत आता है, किस वायरस के अंतर्गत आता है, तो आपका ये फैलबी वायरस के अंतर्गत आता है, किसके
फैलबी वायरस के अंतर्गत आता है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि क्लासिफिकेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। फैलबी वायरस के अंतर्गत आता है जो कि एक प्रकार का आरएनए टाइप का वायरस है, ठीक है। क्या है आपका आरएनए टाइप का वायरस है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा नाम जो है स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा, प्रोनाउंसिएशन में हमसे मिस्टेक हो गया, आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये 11 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि ट्रिपल टॉक्साइड वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी कि जो आपका ट्रिपल टॉक्साइड वैक्सीन है, ठीक है, ठीक है, डीपीटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका किसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक। ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, टिटनेस, वुफिंग कफ या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस या फिर आपका वुफिंग कफ, टिटनेस या फिर डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, कैंसर, टीबी। तो देखिए कैंसर वाला ऑप्शन आ गया तो गलत जाएगा, रेबीज, टिटनेस, रेबीज भी गलत जाएगा, टिटनेस, वुफिंग कफ या फिर ट्यूबरकुलोसिस ये गलत जाएगा, वुफिंग कफ, ठीक है, टिटनेस और ठीक है डिप्थीरिया ये आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा वुफिंग कफ किसके द्वारा हो जाता है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बार्डोटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा। किसके द्वारा? आपका बॉर्डेटेला, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा, ठीक है, पर्ट्यूसिस के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा? आपका बार्डोटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा वुफिंग कफ होगा। टिटनेस किसके द्वारा हो रहा है भाई? ठीक है, तो आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा, ठीक, टिटेनी के द्वारा। और अगर मैं बात करूंगा डिप्थीरिया किसके द्वारा हो रहा है भाई, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? कॉर्नीबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा, ओके। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ट्रिपल टॉक्साइड वैक्सीन है, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वुफिंग कफ, टिटनेस और डिप्थीरिया। वुफिंग कफ को हम काली खांसी के नाम से, कुकुर खांसी के नाम से और 90 दिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको थोड़ा सा समझ के रखना है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आपका, ठीक। तो वुफिंग कफ आपका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा, टिटनेस आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा और डिप्थीरिया आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा यहाँ पे काज होता है, ये भी आपको समझ के रखना है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर का है। 12 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि डेस्लाई क्लाइमेट ग्यूरिन्स यानी कि बीसीजी कंटेन द ए वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ, यानी कि आपका जो बीसीजी टीका है, बीसीजी टीका में जो ए वायरुलेंट स्ट्रेन होता है वो किसका बना होता है, यानी कि किससे हम इसको ले रहे होते हैं, ह्यूमन ट्यूबरकुलर बेसिलाई या फिर आपका एवियन ट्यूबरकुलर बेसिलाई या फिर आपका बोविन ट्यूबरकुलर बेसिलाई या फिर आपका एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर जाएगा, बोविन ट्यूबरकुलर बेसिलाई इसमें मिला हो जाता है ये बीसीजी में। अगर मैं बीसीजी की बात करूंगा तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक प्रकार का क्या है, लाइव वैक्सीन है। क्या है आपका? एक प्रकार का लाइव वैक्सीन है। जब लाइव वैक्सीन है तो इसमें भाई कोई लाइव चीजें डाली जाएगी तो बोविन ट्यूबरकुलर बेसिलाई डाला जाता है, लेकिन क्या होता है इसका तन रूप होता है, ठीक है, क्या होता है आपका तन रूप होता है, कह सकते हो इसका डेड रूप होता है इस वाले वैक्सीन में, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा बीसीजी की खोज किसने की थी, तो क्लाइमेट और ग्यूरिन, ठीक है, दो यहाँ पे वैज्ञानिक थे, ठीक है, क्लाइमेट और ग्यूरिन दो प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीसीजी टीका का खोज किया था। किसके अगेंस्ट लगाया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यानी कि टीबी के अगेंस्ट यहाँ पे ये लगाया जाता है। इतना बात आपको समझ के रखना है। एक बात और आपको समझना है, इसकी डोज क्या होती है, ठीक है, इसकी डोज क्या होती है, तो डोज हो जाती है आपकी 0.1 ml, ठीक। इतना पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है अपने बीसीजी के बारे में, जितना हमने बताया उसको जरूर नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है, ड्रग्स यूज अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस टीबी, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके अगेंस्ट कौन सी ड्रग्स यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, रेमफेसिन और आपका ठीक है आइसोनियाजाइड या फिर आपका ठीक है पायरेजिनामाइड और आपका स्टेप्टोमाइसिन या फिर आपका बोथ ए एंड बी या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो जितने भी लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं जो पीएससी पे इस समय वर्क कर रहे हैं और उनका जो है उनके पीएससी पे डॉट सेंटर है तो वो दवा के बारे में जरूर जानने होंगे। इसकी जो राइट आंसर जाएगी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर जाएगा। इसमें हम रेमफेसिन और आपका ठीक है आइसोनाजाइड और आपका ठीक है पैराजिनामाइड और आपका स्टेप्टोमाइसिन इन तीनों का चारों का उपयोग करते हैं, ठीक है, टीबी के उपयोग में, ठीक। तो ये आपका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच आर फाउंड इन अस्थमा एट एलिवेटेड लेवल, यानी कि कह रहा है कि जो हमारा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, कौन सा हमारा एंटीबॉडी है जो कि अस्थमा के केस में क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ होता है, एलिवेटेड होता है, यानी कि बढ़ा हुआ देखने को मिलता है।
फिर से प्रश्न को समझिए। ये कह रहा है कि कोई अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट में अगर मैं बात करूंगा तो अस्थमा के केस में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है, आईजीए, आईजीएम या फिर आपका आईजीडी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आईजी ही बढ़ा मिलेगा आपको अस्थमा के केस में, क्योंकि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, क्या करता है आपका, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसमें हमने एक और ट्रिक लगा दिया है, इसको समझने के लिए अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कौन सा जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है कैसा फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेम दिया है, प्रॉपर्टीज दिया है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आप देख सकते हो। आईजीए की अगर बात करेंगे तो आईजीए कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, आपकी म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क में, और किसके अगेंस्ट काम करेगा, तो ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, पैथोजेंस के अगेंस्ट। ठीक है, तो यानी कि सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क में अगर कोई पैथोजन है तो वहां पे ये अपना वर्क करेगा आईजी। ठीक है, आईजीडी की अगर बात करेंगे तो आईजीडी पार्ट ऑफ द बी सेल रिसेप्टर के रूप में काम करता है, एक्टिवेट बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल, यानी कि ये बेसोफिल और मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। कहीं कहीं पे आप आईजीडी का जो फंक्शन है वो अननोन देखने को मिलेगा। ठीक है, आईजी की अगर मैं बात करूंगा, आईजी यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटेक्ट अगेंस्ट ठीक है पैरासिटिक वर्म, यानी कि आईजी जो हमारा है पैरासिटिक वर्म के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। साथ में लिखा है ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि ये एलर्जिक रिएक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जो अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा कह सकते हो एक प्रकार का क्या है आपका एलर्जिक रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे आपका आईजी वर्क करता है, इसीलिए आईजी का जो लेवल है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। आईजीजी की बात करेंगे तो ये कह रहा है कि सीक्रेट बाय प्लाज्मा सेल इन द ब्लड, ठीक है, एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा इनटू द फीटस, यानी कि मदर से फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा ये चला जाता है। तो ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आईजीएम की अगर बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, सबसे पहले नंबर पे 1 पे आता है। मे बी अटैच टू द सरफेस ऑफ बी सेल, यानी कि बी सेल के सरफेस के साथ अटैच होता है। आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, यानी कि ब्लड के द्वारा सिक्रेटेड होता है। ठीक है, मतलब ब्लड में सिक्रेटेड होता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि सबसे पहले जो रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी वो आपके आईजीएम के द्वारा की जाती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका स्ट्रक्चर में पेंटामेरिक होता है, क्या होता है आपका पेंटामेरिक होता है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो टोटल आपको यहाँ पे, ठीक है, चारों इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का, और 15 नंबर का एमसीक्यू है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थोड़ा सा इसको समझना। ठीक है, अगर समझ लोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज नोन एज, यानी कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो इनका जो अट्रैक्शन होता है, कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं, एबिडिटी कहते हैं, या फिर रिएक्शन कहते हैं, या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, उसको हम एफिनिटी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, जब एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एफिनिटी कहलाएगा। इसको आपको समझना होगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ठीक है, वरना भाई आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एफिनिटी वीएस एबिडिटी, एबिडिटी क्या होता है, एफिनिटी क्या होता है, यहीं पे आपको मैं समझा दूंगा। देखो एफिनिटी में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल इंटरेक्शन, जब सिंगल इंटरेक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का तो उसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं। समझिएगा, जो हमारे एंटीजन होते हैं इनके पास क्या पाया जाता है भाई साहब, एंटीजन होते हैं इनके पास एपिटोप होता है, क्या होता है भाई, एपिटोप होता है। और जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं इनके पास क्या होता है, पैराटोप होता है, क्या होता है भाई, हमारे पैराटोप होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये आपका जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी से जब कोई एंटीजन आके मिलता है तो एंटीजन का क्या एपिटोप और एंटीबॉडी का पैराटोप आपस में आके मिल जाता है। ठीक, तो जब यहाँ पे दोनों को मिलान होती है, यानी कह सकते जो अट्रैक्शन होता है, तो जब सिंगल अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम एफिनिटी कहते हैं। ओके, और अगर मैं एबिडिटी की बात करूंगा तो एबिडिटी का मतलब हो जाता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए मल्टीवैलेंट इंटरेक्शन, यानी कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो जितने भी पैराटॉप है, इस सभी पैराटॉप से जब हमारा एंटीजन आके मिल जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, एबिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एबिडिटी कहते हैं। इसको आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल इंटरेक्शन जब होगा तो उसको हम एफिनिटी कहेंगे, और जब ये मल्टीपल होगा तो उसको क्या कहेंगे, एबिडिटी कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेना यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये समझना है कि किसकी एफिनिटी ज्यादा होती है और किसकी एबिडिटी ज्यादा होती है। ठीक, देखो ये भाई हमारा है इम्यूनोग्लोबुलिन जी और आपका ये इम्यूनोग्लोबुलिन एन।
एम में आपको पता है ये पेंटामेरिक होता है। जब ये पेंटामेरिक होगा यानी कि इसके पास 5 हाथ होंगे, ठीक है, एक हाथ हो गया, 2 हाथ हो गया, 3 4 5, और 5 अगर देख रहे हो तो 5 अगर यहाँ पे है तो कितने पैराटोप हुए भाई? तो पैराटोप हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद में आपका ठीक इस तरह से, सॉरी ये आपका गलत हो गया इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं कहाँ भी लिख गया, ठीक है, इरेज कर दो, ठीक। देखो ये फिर से एक बार समझने की कोशिश करना। जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन एम है ये पेंटामेरिक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसके पास है हाथ, और 5 हाथ है तो पांचों पे एक यहाँ पे पैराटोप बनेगा, एक ये एक ये एक ये, इस तरह से आपका पैराटोप यहाँ पे बने हुए देखने को मिलेगा। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जब भी कोई भी आपका एपिटोप आएगा तो क्या करेगा? इन 10 के साथ क्या करेगा? अपना जुड़ाव करेगा, ठीक है, 10 के साथ बाइंड करेगा बच्चा। और जब 10 के साथ बाइंड करेगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम एफिनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी एबिडिटी कहेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम एबिडिटी कहेंगे, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे? एबिडिटी कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम क्या कहेंगे? एबिडिटी कहेंगे। और जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन जी वाला है, ठीक है, यानी कि आईजीजी है, आईजीजी जब यहाँ पे सिंगल अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, एक पैराटोप और एक एपिटोप आके मिलेंगे तो इसको क्या कह देंगे बच्चा? इसको हम कह देंगे एफिनिटी। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आईजीजी की बात करेंगे तो आईजीजी में भी तो आपका यहाँ पे 2 पैराटोप हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो जब एक्चुअली में जब पूरे यहाँ पे अगर अट्रैक्शन हुआ इसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? ठीक है, एबिडिटी इसको भी बोल देंगे, ठीक, इसको क्या बोल देंगे? एबिडिटी बोल देंगे। तो समझ में आपको क्या आया? जब भी सिंगल अट्रैक्शन हो एक एपिटोप और एक पैराटोप का तो वो क्या कहलाता है? आपका एफिनिटी कहलाता है। और जब मल्टीपल हो जाए, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एबिडिटी कहते हैं। अब प्रश्न आती है, ये पूछा जाता है कि किसका सबसे ज्यादा एफिनिटी होता है और किसका सबसे ज्यादा एबिडिटी होता है। तो ध्यान रखना, चारों इम्यूनोग्लोबुलिन में जो आईजीजी है, ठीक है, आईजीजी है, इसकी जो एफिनिटी है, क्या भाई? इसकी जो एफिनिटी है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, कॉपी में नोट कर लेना। और जो आईजीजीएम है, क्योंकि इसके पास कई सारे, ठीक है, बॉन्ड है और कई सारे पैराटॉप हैं तो कई सारे एपिटोप आके मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा इसकी एबिडिटी हो जाएगी, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा एबिडिटी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? एबिडिटी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एफिनिटी और एबिडिटी को समझना होगा, ठीक। तो टोटल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एफिनिटी और एबिडिटी क्या होता है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे हम इसको डिफरेंट करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस तरह से प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं एफिनिटी और एबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स टोटल हमारे पास यहाँ पे 15 एमसीक्यू से, और 15 भी एमसीक्यू को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे @MS ट्यूटोरियल, इसे भी सर्च करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम से मिलना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे बातें करना चाहते हो तो मनी तिवारी 1 2 3 को फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हो और कोई भी डाउट्स वगैरह उसको पूछ सकते हो। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63 077 81 81 2, इस पे मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हो। और साथ में इस पे मैसेज करके कोई डाउट्स या फिर कोई दिक्कत आपको है क्लास लेने में तो आप इस पे मैसेज करके अपनी सहायता ले सकते हो। आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।